हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से आपके सामने मैं आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ मुद्रा के कार्य। देखिए, मुद्रा के कार्यों के अंतर्गत देखा जाए तो मूल रूप से 4 प्रकार के कार्य होते हैं। इन कार्यों को जानने से पहले आप जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कार्य को यानी इस कार्य से संबंधित चारों पॉइंटों को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है। वो कहते हैं ना, मारवाड़ी में जो कहावत है, अधकद छल गगरी छलकत जाए, वो वाली बातें हो जाती है। जिनके पास अधूरा ज्ञान होता है, अधूरा वीडियो जो देखते हैं, उसे वो पूरी चीज़ें ज्ञात नहीं हो पाती हैं। तो वही चीज़ है कि मुद्रा के कार्यों के अंतर्गत जो चारों पॉइंट है, क्योंकि मुद्रा के अर्थ के बारे में हम लोगों ने आगे पढ़ा है और उसके साथ साथ मुद्रा के जो माप रहे हैं, पूर्ति के रूप में माप रहे हैं, उनको भी हमने अगले वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था। और ये अब जो आपके आते हैं मुद्रा के कार्य के अंदर देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्य होते हैं। उसमें मुख्य कार्य के पश्चात सहायक कार्य और उसके बाद आकस्मिक और अन्य कार्य। और यहाँ जो महत्वपूर्ण कार्य जो कार्य करता है वो आता है मुख्य कार्य। अब मुख्य कार्य के रूप में देखा जाए जो मुद्रा का महत्व ही माना गया है, जैसे विनिमय का माध्यम। देखिए क्या होता है कि विनिमय का माध्यम पूर्व जब मुद्रा नहीं थी तो ऐसी स्थिति में हम लोग वस्तु को ही विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग ले रहे थे। लेकिन जैसे ही बाजार में मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, उसका जन्म हुआ, उसके जन्म के साथ साथ उसका माध्यम, विनिमय का माध्यम वस्तु की जगह मुद्रा के रूप में होने लगा। अब हम किसी भी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो उसके बदले में हम मुद्रा दे रहे हैं। अब हमारे जो विनिमय का माध्यम है वस्तु की जगह मुद्रा ने ले लिया है। अब हम लोग किसी भी विषय वस्तु या सेवा का जो मूल्य है वो मुद्रा के रूप में आंक कर ही हम लोग उसका लेन देन कर रहे हैं। तो विनिमय के रूप में उसको स्वीकार किया गया है, स्वर ग्रहिता के रूप में। और उसके बाद है मूल्य का मापक, यानी कहने का मतलब है कि सारी वस्तु सेवाओं को मूल्य के रूप में मापने का जो कार्य है वो मुद्रा के द्वारा संपन्न हुआ है। पूर्व में तो किसी वस्तु के बदले में वस्तु देनी होती थी, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करनी होती थी। लेकिन अब सभी जितनी भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उन सभी वस्तु और सेवाओं के का जो मापन है वो मूल्य के रूप में कर लिया गया है, मुद्रा के मूल्य के रूप में संपन्न किया गया है, जिससे कि हमारे आने वाले व्यवहार है या किए जाने वाले व्यवहार है वो सारे व्यवहार है वो मुद्रा के रूप में आसानी से संपन्न हो सके। और अब आता है सेकंड पॉइंट, सहायक कार्य। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण पहला पॉइंट दे रखा है भावी भुगतान का आधार। देखिए जब वस्तु विनिमय किया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में भविष्य में उस वस्तु का कितना भुगतान किया जाए ऐसा निर्धारण करना बहुत ही कठिन हो जाता था, क्योंकि उसका मूल जो है मापक है वो उसके पास निर्धारित नहीं था कि अगर 1 महीने के बाद यदि उस वस्तु का भुगतान किया जाएगा या वस्तु के बदले में वस्तु दी जाएगी तो कितनी मात्रा में उसे वस्तु दी जाए। तो ऐसा निर्धारण का एक मापक हमारे पास नहीं था। लेकिन मुद्रा के कारण ये जो भविष्य में भुगतान करने का जो तरीका है, भविष्य में कितना भुगतान किया जाएगा, उसके लिए भी ये मुद्रा है एक सहायक कार्य के रूप में सिद्ध हुई है। यानी मुद्रा का मापने के लिए भविष्य में कितनी मुद्रा चुकानी है, यानी कोई व्यक्ति, ऐसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कि कुछ विशेष समय के लिए हम लोग किसी से उधार पैसा लेते हैं, तो उधार पैसा लेने के पश्चात उसे भविष्य में उसको कितना चुकाना है उसके बदले में, तो उसका निर्धारण का कार्य भी है वो मुद्रा के द्वारा किया गया। फिर मूल्य संचय का आधार। पूर्व में क्या था कि वस्तु विनिमय में टिकाऊपन का गुण नहीं था। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जिसके कारण वो कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाती थी, जैसे सब्जी है, फल है, फूल है, सब्जी है, अंडे हैं, ये क्या हो जाते, एक समय के पश्चात समाप्त हो जाते, नष्ट हो जाते। या फिर अनाज के अंदर भी है तो खराब होने की संभावनाएं या स्थान घेरने की समस्याएं थी। तो इन सभी समस्याओं के निराकरण के आधार पर मूल्य को संचित करने, क्योंकि इसमें टिकाऊपन का गुण होता है और टिकाऊपन के गुण के साथ साथ यह उस वस्तु को यानी इस मुद्रा को संचय करने में आसानी रहती है। फिर आता है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। यानी पूर्व में क्या था, किसी वस्तु विशेष का हस्तांतरण करना बहुत ही कठिन कार्य होता था, लेकिन मुद्रा के कारण
आप मुद्रा का हस्तांतरण करके अपनी क्रय क्षमता को अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को मुद्रा देते हैं तो वह क्या हो गया, जो हमारी क्रय क्षमता का क्षमता थी वो हमने क्या कर दी, किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी। जैसे आपके पास पैसा था, आपने अपने छोटे भाई को दे दिया या बड़े भाई को दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वह उस मुद्रा से क्या गया, किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद सकता है। तो ये क्या हो गया, क्रय क्षमता का हस्तांतरण हो गया, क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो गया। फिर आता है आकस्मिक कार्य, सामाजिक आय का वितरण। देखिए यहाँ पर सामाजिक आय के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति के स्तर को मापने का जो तरीका है वो मुद्रा के आधार पर हो गया है। उसके उत्थान के लिए भी मुद्रा का स्वरूप देखने को मिला है कि व्यक्ति की किस प्रकार से उसका उत्थान किया जाए। फिर आता है साख का आधार, यानी साख का मतलब होता है, साख का मतलब उधार, जो उधार दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है या फिर किसी व्यक्ति को सहायता की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो आधार बनाया गया है वो मुद्रा है। क्योंकि मुद्रा को ही साख के रूप में, ऋण के रूप में लोगों को उधार दिया जा रहा है। बैंकों का जो संचालन है, बैंक के लोगों को ऋण दे रही है, वो साख के रूप में दे रही है, तो उसका जो आधार क्या बना, मुद्रा। अगर मुद्रा नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति में उसकी आधार भी नहीं हो पाता। फिर आता है संपत्ति की तरलता। देखिए संपत्ति को, क्योंकि संपत्ति है एक फिक्स एसेट्स होती है, स्थायी संपत्ति है, इस कारण से उसको तरलता प्रदान करने का जो कार्य है, यानी संपत्ति को मुद्रा में बदलने का कार्य है, उसको तरलता में बदलने का कार्य है, वो कार्य मुद्रा के द्वारा ही संपन्न हो पाया है। फिर आता है अन्य कार्य, उसमें शोधन क्षमता, यानी मुद्रा को या तो हस्तांतरण के रूप में या फिर कह सकते हैं कि किसी भी मुद्रा को चेक के रूप में या अन्य कोई एटीएम के रूप में हम लोग उसका शोधन कर सकते हैं। फिर आता है इच्छा की वाहक, यानी जिस व्यक्ति को जिसके अनुसार जिसके पास जो मुद्रा है वो उसी की वाहक हो जाती है, उसी के अनुरूप वो कार्य करती हैं। तो ये चारों पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं जिससे कि आप इस चारों कार्यों को आसानी से समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो वस्तु विनिमय की जो कमियां हैं, उस कमियों को ही इस मुद्रा के कार्यों में पूरा किया गया है कि यानी जो कमियां मुद्रा वस्तु विनिमय में देखी गई, उस कमियों को ध्यान रख कर ही इस मुद्रा का है वो प्रादुर्भाव हुआ, उसका जन्म हुआ। तो पहला कार्य आपको समझ में आ जाएगा, विनिमय का माध्यम। दूसरा है मूल्य का मापक, सहायक कार्यों में भावी संबंधी भुगतान के लिए आधार माना गया है मूल्य को, मुद्रा को, और संचय के रूप में माना गया क्योंकि इसमें टिकाऊपन का गुण होता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, जिसके पास मुद्रा हो जाएगी उसके पास वो क्रय शक्ति चली जाएगी। सामाजिक आय का वितरण है, यानी गरीब अमीर के मध्य की जो रेखा है उसको कम करने का जो कार्य है, उसका भी जो आधार है वो भी मुद्रा को माना गया है। साख का आधार, क्योंकि साख है वो मुद्रा के रूप में दी जा रही, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के विकास के लिए, व्यवसाय में विकास के लिए, ये सारा जो उधार है, बैंकों का जो द्वारा किया जाने लेन देन है या साहूकारों के द्वारा किया जाने वाला लेन देन है, वो साख के आधार के रूप में भी मुद्रा का ही उपयोग किया जा रहा है। संपत्ति में तरलता, यानी संपत्ति के विक्रय के पश्चात उसको तरलता रूप प्रदान करने का कार्य है। यहाँ से संपत्ति बेचकर और कहीं अन्य स्थान पर हम संपत्ति को खरीद सकते हैं, तो तरलता प्रदान करने का जो कार्य है वह भी मुद्रा के रूप में किया है। और शोधन क्षमता, यानी मुद्रा को किसी भी रूप में शोधित किया जा सकता है, चाहे वो बैंक से निकाल कर हो सकता है, हस्तांतरण करके हो सकता है, चेक या एटीएम के द्वारा उसका शोधन किया जा सकता है। और इच्छा की वाहक, यानी जिसके पास मुद्रा होगी वह उसका वाहक रहेगा, यानी उसका हस्तांतरण होता रहेगा। तो ये चारों कार्य आपके सामने हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर्स और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें।